नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। आज के इस अंक में बात करेंगे इस साल के चिकित्सा, भौतिकी और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की। बताएंगे भारत की कोडेकनाल सौर वेधशाला द्वारा पिछली शताब्दी की तस्वीरों से तैयार किया गया सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र मानचित्र। खबरें और भी होंगी, लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस अंक की सुर्खियां। नोबेल पुरस्कार 2020 के विजेताओं के नामों की घोषणा। चिकित्सा, भौतिकी और रसायन विज्ञान सहित शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है ये प्रतिष्ठित पुरस्कार। अब सूर्य के भविष्य के बारे में की जा सकेगी भविष्यवाणी। भारत की सबसे पुरानी कोडेकनाल सौर वेधशाला से प्राप्त दुर्लभ चित्रों से सूर्य का डिजिटल चुंबकीय क्षेत्र नक्शा तैयार। वेव्स टू वाटर के तीसरे चरण में पहुंची टीम। नालू EY, IIT मद्रास के शोधकर्ताओं सहित 3 देशों की संयुक्त टीम ने अमेरिका की प्रतियोगिता का दूसरा चरण जीता। और परागण कीटों पर वायु प्रदूषण का विनाशकारी प्रभाव। राष्ट्रीय जीव विज्ञान केंद्र के शोधकर्ताओं द्वारा मधुमक्खियों पर किए गए अध्ययन में सामने आए चिंताजनक तथ्य। चिकित्सा, भौतिकी और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में इस वर्ष के नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा कर दी गई है। स्वीडिश वैज्ञानिक सर अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार स्थापित किए गए ये पुरस्कार दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, जो मानवता को फायदा पहुंचाने वाले उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। साल 2020 के नोबेल विजेताओं पर ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। साल 2020 के लिए दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। 5 अक्टूबर से शुरू हुए इस कार्यक्रम के पहले 3 दिनों में विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले सभी विजेताओं के नाम घोषित कर दिए गए। चिकित्सा के क्षेत्र में साल 2020 के नोबेल पुरस्कार के लिए अमेरिका के हार्वी जे ऑल्टर, ब्रिटेन के माइकल ह्यूटन और अमेरिका के चार्ल्स एम राइस के नामों की घोषणा की गई। इन तीनों को हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। ऑल्टर ने ट्रांसफ्यूजन संबंधी हेपेटाइटिस का अध्ययन कर क्रॉनिक हेपेटाइटिस पैदा करने वाले एक अज्ञात वायरस का पता लगाया। ह्यूटन ने हेपेटाइटिस सी वायरस के जीनोम को अलग करने के लिए एक नई तकनीक का इस्तेमाल किया। राइस ने सिद्ध किया कि हेपेटाइटिस सी वायरस अकेले हेपेटाइटिस का कारण बन सकता है। इन उपलब्धियों से पहली बार हेपेटाइटिस सी वायरस का इलाज संभव हो सका। भौतिकी में नोबेल के लिए इस साल ब्लैक होल की खोज और रहस्य खोलने वाले 3 वैज्ञानिकों, ब्रिटेन के रोजर पेनरोज, जर्मनी के रेनहार्ड गेंजेल और अमेरिका की एंड्रिया गेज के नामों की घोषणा की गई। रोजर पेनरोज ने अपनी खोज के द्वारा बताया कि ब्लैक होल सापेक्षता के सिद्धांत का प्रत्यक्ष परिणाम है और उनके गठन की प्रक्रिया स्थिर है। वहीं रेनहार्ड और एंड्रिया ने हमारी आकाशगंगा के केंद्र में एक अदृश्य, कॉम्पैक्ट और सुपरमैसिव वस्तु की खोज की है, जो कि ब्लैक होल हो सकती है। इस पुरस्कार के रूप में मिलने वाली धनराशि का आधा हिस्सा रोजर पेनरोज को दिया जाएगा। वहीं बाकी राशि में से आधी राशि एंड्रिया और रेनहार्ड को दी जाएगी। दिलचस्प बात यह है कि इन नोबेल पुरस्कार विजेताओं के काम AK राय चौधरी और CV विश्वेश्वरैया जैसे भारतीय वैज्ञानिकों के काम पर आधारित हैं। रोजर पेनरोज और स्टीफन हॉकिंग ने अपने साक्ष्यों में प्रोफेसर राय चौधरी द्वारा 1950 में दिए गए राय चौधरी समीकरण पर भरोसा किया, जो दर्शाता है कि विलक्षणता सामान्य सापेक्षता का एक अनिवार्य परिणाम है। विलक्षणता अनंत घनत्व का बिंदु है, जैसा कि ब्लैक होल के केंद्र में पाया जाता है। दूसरी ओर प्रोफेसर CV विश्वेश्वरैया ने 1970 के दशक में मैरीलैंड विश्वविद्यालय में स्नातक करते हुए ब्लैक होल अध्ययन पर 3 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर प्रकाशित किए थे। उनकी महत्वपूर्ण गणना का उपयोग ब्लैक होल के विलय से उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण तरंगों की खोज में किया गया था, जिसका पता 2015 में लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी द्वारा लगाया गया था।
वहीं रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2 महिला वैज्ञानिकों, फ्रांस की इमैनुअल शार्पेंची और अमेरिका की जेनिफर डाउडना को जीनोम एडिटिंग की नई विधि विकसित करने के लिए 2020 का नोबेल दिया जाएगा। इमैनुअल और जेनिफर ने 2012 में जीनोम एडिटिंग के लिए क्रिस्पर-cas9 विधि की खोज की थी, जिसने लाइफ साइंसेज के क्षेत्र में नए आयाम खोल दिए और बड़े स्तर पर इसका उपयोग किया जा रहा है। इस विधि ने कई तरह से मानवता को लाभ पहुंचाने का काम किया है। हाल ही में भारत के जीनोमिकी और संवेद जीव विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने इसी विधि के आधार पर एक कोविड-19 जांच किट भी तैयार की है। विज्ञान के अलावा ये पुरस्कार साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाता है। आपको बता दें, मशहूर स्वीडिश वैज्ञानिक सर एल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार हर साल अपने अपने क्षेत्र में मानवता के लिए उत्कृष्ट योगदान देने वाली हस्तियों को ये पुरस्कार दिए जाते हैं। नामों की घोषणा के बाद हर साल 10 दिसंबर को सर एल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि के मौके पर स्वीडन के स्टॉकहोम कॉन्सर्ट हॉल में पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया जाता है। हालांकि कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार ऑनलाइन समारोह किए जाने की संभावना है। भारतीय शोधकर्ताओं ने कोडाईकनाल सौर वेधशाला द्वारा प्राप्त पिछली शताब्दी की तस्वीरों से सूर्य का एक डिजिटल चुंबकीय क्षेत्र मानचित्र तैयार किया है। ये मानचित्र सूर्य के भविष्य की भविष्यवाणी करने में खगोल वैज्ञानिकों की मदद कर सकता है। भारतीय तारा भौतिकी संस्थान द्वारा संचालित कोडाईकनाल सौर वेधशाला 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। ये दुनिया की एकमात्र ऐसी वेधशाला है जिसके पास सूर्य के अध्ययन का सबसे पुराना डेटा मौजूद है। ज्ञान विज्ञान की खास रिपोर्ट। तमिलनाडु के कोडाईकनाल से 4 किलोमीटर दूर पलानी हिल्स के दक्षिणी सिरे पर स्थित है भारतीय तारा भौतिकी संस्थान की कोडाईकनाल सौर वेधशाला। 1899 में देश की सबसे पुरानी मद्रास वेधशाला को यहां शिफ्ट कर कोडाईकनाल सौर वेधशाला की स्थापना की गई थी। तब से अब तक लगातार ये वेधशाला सूर्य के अध्ययन और अवलोकन का काम कर रही है। यहां 60 सेंटीमीटर रिफ्लेक्टर टनल टेलीस्कोप, ट्विन टेलीस्कोप, 20 इंच रिफ्रैक्टर, व्हाइट लाइट एक्टिव रीजन मॉनिटर जैसे उपकरणों के साथ साल 2014 में एक H अल्फा टेलीस्कोप भी लगाया गया है, जिनके द्वारा सूर्य की विभिन्न वेवलेंथ और चुंबकीय गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। कोडाईकनाल में खगोल विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए एक म्यूजियम और महत्वपूर्ण डेटा वाली लाइब्रेरी भी है। ये दुनिया की इकलौती लाइब्रेरी होगी जहां पिछली शताब्दी के शुरुआती दौर से लेकर अब तक के अध्ययन आंकड़े और चित्र मौजूद हैं। इन्हीं में से साल 1915 से 1965 तक के सौर चित्रों को डिजिटाइज कर हाल ही में पिछली सदी के पहले 5 दशकों का चुंबकीय क्षेत्र मानचित्र विकसित किया गया है। इस नक्शे के निर्माण से यह अध्ययन करने में मदद मिलेगी कि सूर्य की सतह में चुंबकीय क्षेत्र कैसे पैदा होते हैं और समय के साथ ये कैसे कमजोर पड़ जाते हैं। कुछ अन्य गुण भी है जिसका अध्ययन इस चुंबकीय मानचित्र से किया जाता है, जैसे सौर धरातल पर कुछ अक्षांशों पर सनस्पॉट क्यों दिखाई देते हैं और फिर सौर चक्र की प्रगति के साथ मजबूत चुंबकीय क्षेत्र केंद्र की तरफ जाते हैं जबकि कमजोर चुंबकीय क्षेत्र ध्रुव पर जाते हैं। और फिर एक और प्रक्रिया है जो हर 11 साल में होती है। सूर्य के ध्रुव बदलते हैं तो यह ध्रुवीय उत्क्रमण कब होगा आप इसे केवल तभी इंगित कर सकते हैं जब आपको पता चलेगा कि ये विसरित क्षेत्र ध्रुव की ओर कब जाएंगे। इसलिए ये चुंबकीय मानचित्र वास्तव में बहुत सटीक जानकारी प्रदान कर रहे हैं जो कि ध्रुवीय उत्क्रमण के संदर्भ में भी है। सूर्य के 15,000 डिजिटल चित्रों से तैयार इस मानचित्र के द्वारा सूर्य के अतीत के व्यवहार को समझकर वैज्ञानिक भविष्य की चुंबकीय गतिविधियों का अंदाजा लगाने में सक्षम हो सकेंगे। सूर्य हमारी धरती पर जीवन निर्वाह के लिए जरूरी ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है।
और हमारा भविष्य भी सूर्य के भविष्य पर निर्भर करता है। वैज्ञानिक सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन कर इसी भविष्यवाणी की कोशिश कर रहे हैं। यह अपनी तरह का पहला नक्शा है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले चरण में अन्य वेधशालाओं के डाटा को भी शामिल किया जाएगा। अब तक यह पूरी तरह से कोडाई कनाल डाटा से बनाया गया है, लेकिन अब हम माउंट विल्सन वेधशाला के डाटा को भी इसमें जोड़ रहे हैं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जब आप विभिन्न स्रोतों से डाटा लेकर गुणवत्ता और आंकड़ों में सुधार करते हैं, क्रॉस कैलिब्रेट करते हैं, तो आपका परिणाम और भी बेहतर होगा। जिस तरह जलवायु अध्ययन के लिए बारिश पैटर्न, तापमान उतार चढ़ाव आदि को देखा जाता है, उसी तरह सूर्य के व्यवहार का मानक उसका चुंबकीय क्षेत्र भी है, जिसमें बदलाव होते रहते हैं और इसके ही कारण सूर्य में परिवर्तन होते हैं। कोडाई कनाल सौर वेधशाला से प्राप्त चित्रों से भारतीय खगोल विज्ञानियों द्वारा तैयार किया गया ये चुंबकीय क्षेत्र नक्शा सूर्य के ध्रुवीय उत्क्रमण के अध्ययन में भी मदद करेगा, जो सूर्य की एक अनूठी विशेषता है जो हर 11 साल में होती है और समय के साथ दोहराए जाने वाले विशिष्ट पैटर्न को दिखाती है। ज्ञान विज्ञान में फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। जल्द वापस लौटते हैं। गोमतेश्वर कर्नाटक में श्रवणबेलगोला की पहाड़ी पर स्थित भगवान बाहुबली को समर्पित 57 फीट ऊंची ये मूर्त है। कर्नाटक शिल्प कला का शाहकार। भारत के 7 अजूबों में होता है इसका शुमार। इतनी बुलंद कि 30 किलोमीटर दूर से भी आप कर सकते हैं इसका दीदार। हर 12 साल में होता है बाहुबली का महामस्तकाभिषेक। भक्त करते हैं दूध, केसर और सोने के सिक्कों से इनका श्रृंगार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारतीय वैज्ञानिकों की उपलब्धियों का सफर जारी है। हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के शोधकर्ताओं सहित 3 देशों के एक अंतर्राष्ट्रीय दल ने वेव्स टू वाटर प्रतियोगिता के दूसरे चरण का पुरस्कार जीत लिया है। अमेरिका के ऊर्जा विभाग द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में 100 से ज्यादा वैश्विक दलों ने हिस्सा लिया, जिसमें भारत, अमेरिका और स्वीडन की संयुक्त टीम डिजाइन स्तर का पुरस्कार उन्होंने जीता और अब तीसरे चरण में ये पहुंच गई हैं। ज्यादा जानकारी के लिए देखते हैं ज्ञान विज्ञान की ये रिपोर्ट। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के शोधकर्ताओं सहित अमेरिका और स्वीडन की एक संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय टीम ने अमेरिका के ऊर्जा विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता वेव्स टू वाटर का दूसरा चरण जीत लिया है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य तटीय क्षेत्रों में आपदा के बाद पेयजल आपूर्ति प्रदान करने के लिए एक लहर ऊर्जा आधारित अलवणीकरण यानी डिसैलिनेशन प्रणाली को डिजाइन करना है। इस प्रतियोगिता में 100 से ज्यादा वैश्विक टीमों ने हिस्सा लिया और अपने कॉन्सेप्ट और डिजाइन पेश किए। यूएस भारत स्वीडन सहयोग के तहत तैयार आईआईटी मद्रास, उपसाला विश्वविद्यालय स्वीडन और हवाई विश्वविद्यालय अमेरिका के शोधकर्ताओं की बहुराष्ट्रीय टीम नालू ई वाई ने कॉन्सेप्ट और डिजाइन स्तर के दोनों चरण जीतकर तीसरे चरण में प्रवेश करने वाली 17 टीमों में जगह बना ली है। We have 7,500 किलोमीटर और 7,500। हमारे पास 7,500 किलोमीटर तटीय क्षेत्र है और बहुत सारी लहर ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा पहले से मौजूद है, जिनके उपयोग के लिए बहुत सारी तकनीक उपलब्ध हैं। हमने इस ऊर्जा के इस्तेमाल के लिए एक नई तकनीक विकसित करने की कोशिश की है, जिससे सीधे ऊर्जा के तौर पर नहीं बल्कि हम उसके द्वारा पेयजल प्राप्त करना चाहते हैं। We want to get drinkable water or potable water। नालू ई वाई टीम एक समुद्र की लहरों की ऊर्जा का इस्तेमाल कर डिसैलिनेशन सिस्टम विकसित करने पर काम कर रही है। शोधकर्ताओं ने फ्लैप टाइप एनर्जी कन्वर्टर द्वारा संचालित वाटर हाइड्रोलिक आरओ लूप डिजाइन विकसित किया है।
इसमें समुद्र के फ्लैप लगाए जाएंगे जो लहरों द्वारा स्वतः संचालित होकर एक पिस्टन द्वारा आरओ सिस्टम को चलाएंगे। इस तरह बिना किसी विद्युत ऊर्जा के समुद्र का खारा पानी पीने योग्य बनाया जा सकेगा। ये प्रणाली आपदा के समय या चेन्नई जैसे तटीय क्षेत्रों में जहां पेयजल की कमी है काफी कारगर साबित हो सकती है। We are near very coastal area. हम तटीय क्षेत्र के बिल्कुल नजदीक हैं, लेकिन फिर भी पेयजल की कमी है। इसका मतलब है कि कुछ समस्या है, तकनीकी कमी है। यहाँ पानी है, ऊर्जा है, लेकिन हम उसका लाभ नहीं ले पाते। तो हम इस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर हम सफल हो जाते हैं तो ये एक बड़े परिवर्तन वाला समाधान होगा। हम खासकर उन लोगों को ताज़ा जल उपलब्ध करा सकते हैं जो गर्मियों में चक्रवात के दौरान पेयजल की समस्या से ग्रस्त होते हैं। हम पूरे साल पीने योग्य पानी की आपूर्ति कर सकते हैं। Potable water, drinkable water, usable water to the people. यूएस ऊर्जा विभाग द्वारा लहर चलित डिसैलिनेशन प्रणाली के विकास में तेजी लाने के लिए लगभग 33 लाख रुपयों के पुरस्कार वाली इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें 5 चरण हैं। अंतिम चरणों में कॉन्सेप्ट्स और डिजाइन्स को पेयजल उपलब्ध कराने तक जांचा जाएगा और चुने गए डिजाइन को विकसित कर तटीय क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा द्वारा ताज़ा जल उपलब्ध कराया जाएगा। खासकर भारत के तटीय क्षेत्रों में पेयजल की स्थिति और हर तरह की आपदा जोखिम को देखते हुए इस तरह की तकनीक काफी लाभदायक साबित होगी। वायु प्रदूषण आम जनजीवन के साथ साथ परागण करने वाले कीटों पर भी विनाशकारी प्रभाव डाल रहा है। हाल ही में बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय जीव विज्ञान केंद्र के शोधकर्ताओं द्वारा मधुमक्खियों पर किए गए एक अध्ययन में ये तथ्य सामने आए हैं। अध्ययन के मुताबिक अगर परागण कीटों की जनसंख्या में कमी आती है तो इसका सीधा असर हमारे इकोसिस्टम और खाद्य उत्पादन पर पड़ सकता है। भारतीय शोधकर्ताओं का यह अध्ययन अमेरिका की शोध पत्रिका प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में प्रकाशित की गई है। एक रिपोर्ट। परागण कीटों की हमारे इकोसिस्टम और पर्यावरण संतुलन में अहम भूमिका होती है। इनके द्वारा ही पौधों और वनस्पतियों में परागण होता है, फल फूल आते हैं और प्रजातियों में बढ़ोतरी होती है। खासकर मधुमक्खियां परागण के साथ साथ शहद जैसे महत्वपूर्ण उत्पाद भी देती हैं। भारत में जाइंट एशियन मधुमक्खी द्वारा 80% से ज्यादा शहद प्राप्त किया जाता है और सिर्फ कर्नाटक में ही ये मधुमक्खी 687 किस्म के पौधों में परागण करती है। लेकिन अब इन कीटों पर भी वायु प्रदूषण का दुष्प्रभाव पड़ रहा है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय जीव विज्ञान केंद्र NCBS द्वारा किए गए ताज़ा अध्ययन में ऐसे कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। ये अध्ययन संस्थान की प्रोफेसर डॉक्टर शेनन ओल्सन के नेतृत्व में पोस्टल डॉक्टरल शोधकर्ता गीता जी थेमेगौड़ा द्वारा किया गया। उन्होंने कुछ मधुमक्खियों को लिया और लैब में स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए उनका अध्ययन किया, जो कि हाई पावर्ड माइक्रोस्कोप है, जिससे हम मधुमक्खी का बहुत ही बारीकी से अध्ययन कर सकते हैं। और जब उन्होंने शहरी इलाकों से ली गई मधुमक्खियों को देखा तो उन पर कूड़े कचरे की परत जमी मिली। और फिर उन्होंने एलिमेंटल एक्सरे से उनका अध्ययन किया और देखा कि उन पर जमी परत किन कणों से बनी हुई है, और उन्हें उसमें लेड, आर्सेनिक और टंगस्टन जैसी धातुएं और खतरनाक जहरीले रसायन मिले, जो कि मधुमक्खियों के शरीर पर नहीं होते। और फिर यह निष्कर्ष निकाला गया कि यह प्रदूषक तत्व इन मधुमक्खियों पर वायु प्रदूषण का दुष्प्रभाव है। पिछले 4 साल से चल रहे इस शोध के लिए बेंगलुरु और आसपास के अलग अलग क्षेत्रों से तकरीबन 1800 मधुमक्खियों को जमा किया गया और इनके साथ प्रयोगशाला के स्वच्छ वातावरण में पाली गई फल मक्खियों पर वायु प्रदूषण के प्रभाव का आकलन किया गया। और इस दौरान प्रदूषित क्षेत्रों की मधुमक्खियों के व्यवहार, हृदय गति, रक्त कोशिकाओं की संख्या और जीवन काल में अंतर पाया गया। इन मधुमक्खियों के शरीर पर सूक्ष्म प्रदूषण कण भी पाए गए। शोधकर्ताओं ने देखा कि उच्च प्रदूषण क्षेत्रों से लाई गई मधुमक्खियों ने 24 घंटे के अंदर दम तोड़ दिया। जाहिर है इन महत्वपूर्ण कीटों पर वायु प्रदूषण का विनाशकारी असर पड़ रहा है।
हम यह देखना चाहते थे कि मधुमक्खियों के शरीर के अंदर क्या हो रहा है और हमने उनके हार्ट रेट की जांच की, जिसमें पाया कि ज्यादा प्रदूषित क्षेत्रों से लाई गई मधुमक्खियों की हृदय गति काफी अलग थी, जिसे हम आर्टिफिक रिदमिया कहते हैं। और इसका मतलब था कि उनकी हार्ट रेट में उतार चढ़ाव है और उनकी दिल की धड़कन का पैटर्न बहुत अलग था, जबकि हमने कभी भी कम प्रदूषित क्षेत्रों की मधुमक्खी में इस प्रकार का अंतर नहीं देखा। इसके साथ ही हमने उनकी रक्त कोशिकाओं की संख्या की भी जांच की, जो ज्यादा प्रदूषित क्षेत्रों की मधुमक्खियों में कम थी। हमने उनके कुछ जीन्स को भी देखा जो कि बेसिक मेटाबॉलिज्म, स्ट्रेस और इम्यून फंक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं। इस ताज़ा अध्ययन के मुताबिक शहरी क्षेत्रों में परागण कीटों की संख्या तेजी से कम हो रही है और वायु प्रदूषण सहित निवास स्थान की कमी, पानी की कमी भी इसका कारण हो सकते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार बढ़ते प्रदूषण और शहरीकरण के चलते ये स्थिति आगे और खराब हो सकती है। एक अनुमान के मुताबिक अगर मधुमक्खियां ना हो तो भारत के आम निर्यात में प्रति वर्ष 65,000 लाख से ज्यादा का नुकसान होगा। ऐसे में समय रहते परागण कीटों के संरक्षण पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द वापस लौटते हैं। नेहरू कप बोट रेस केरल के अलापुया में हर साल आयोजित होती है ये नौका दौड़, जिसमें शामिल होती है करीब 100 फीट लंबी सर्प आकृति की सजी धजी दर्जन भर नौकाएं। हर नौका पर सवार होते हैं 100 चप्पू चालक, 4 नाविक और 25 गायक। 1 किलोमीटर की इस नौका दौड़ को देखने के लिए हर साल जुटते हैं लाखों देशी विदेशी दर्शक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान, और अब आखिर में देखते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश और दुनिया की कुछ और ताजा गतिविधियां हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। क्लिनिकल इन्फेक्शियस डिजीज पत्रिका में प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार SARS-CoV-2 वायरस मानव त्वचा पर कई घंटों तक जीवित रह सकता है। वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोगशाला में त्वचा पर किए गए प्रयोगों में पाया गया कि नोवल कोरोना वायरस मानव त्वचा पर 9 घंटे से अधिक समय तक जीवित रह सकता है। इसके विपरीत इन्फ्लुएंजा ए वायरस मानव त्वचा पर 2 घंटे से कम समय तक जीवित रहा। हालांकि दोनों वायरस 80% अल्कोहल वाले हैंड सैनिटाइजर द्वारा 15 सेकेंड में पूरी तरह से निष्क्रिय हो गए थे। ये अध्ययन एक बार फिर साबित करता है कि SARS-CoV-2 संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए हाथों की उचित स्वच्छता महत्वपूर्ण है। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त संस्थान आघारकर अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने अधिक उपज वाली गेहूं की किस्म विकसित की है। MSCS 6478 नाम की इस किस्म ने महाराष्ट्र के करंजखोप गांव के किसानों की फसल उपज को 2 गुना कर दिया है। किसानों को इस नई किस्म से 45 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज मिल रही है, जबकि पहले लोक 1 और HD 2189 सहित अन्य पुरानी किस्मों की बुआई से औसतन 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज मिलती थी। ये नई किस्म 110 दिनों में पक जाती है और पत्ती और तने में होने वाली फंगस जैसी बीमारियों के प्रति सबसे अधिक प्रतिरोधी है। इस गेहूं के आटे से तैयार चपाती भी उच्च गुणवत्ता वाली होती है। 6 अक्टूबर को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आयुर्वेद और योग आधारित कोविड-19 चिकित्सा प्रबंधन प्रोटोकॉल जारी किया।
इसमें कोरोना संक्रमण की रोकथाम, हल्के लक्षण और बिना लक्षण वाले मरीजों के इलाज के लिए खान पान संबंधी उपाय, योग, जड़ी बूटियों, अश्वगंधा और आयुष 64 के इस्तेमाल की बात कही गई है। आयुष मंत्रालय के मुताबिक चिकित्सीय अध्ययन से इस बात की पुष्टि हुई है कि बेहतर इम्यूनिटी कोरोना से बचाव कर सकती है और इसमें अश्वगंधा, लौंग, गिलोय और आयुष 64 जैसी आयुर्वेदिक औषधियां काम आ सकती हैं। हालांकि आयुष मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि नया प्रोटोकॉल वायरल बीमारियों के प्रबंधन के लिए वैश्विक चिकित्सीय मानक प्रोटोकॉल का विकल्प नहीं है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई मास्क पहनना बंद कर देता है तो आयुष द्वारा जारी प्रोटोकॉल काम नहीं करेगा। वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के एक दल ने ब्रह्मांड में 2 दर्जन ऐसे ग्रहों की खोज की है जो पृथ्वी की तुलना में जीवन के लिए ज्यादा उपयुक्त हो सकते हैं। शोधकर्ताओं ने हमारे सौरमंडल से बाहर 4500 से ज्यादा ग्रहों का अवलोकन किया और 24 ऐसे ग्रहों का पता लगाया जहां इकोसिस्टम के अनुकूल वातावरण के प्रमाण मिले हैं। हालांकि उन ग्रहों पर अभी तक जीवन की कोई पुष्टि नहीं हुई है। ये सभी ग्रह पृथ्वी से 100 प्रकाश वर्ष दूर स्थित हैं। किसी भी ग्रह पर जीवन उसके तारे पर निर्भर करता है। पृथ्वी की आयु लगभग 4.5 अरब वर्ष की है, जबकि पृथ्वी पर जटिल जीवन की शुरुआत 4 अरब वर्षों के बाद दिखाई पड़ती है। शोध से ये भी पता चला है कि उन ग्रहों पर बेहतर जीवन की उत्पत्ति हो सकती है जो 5 से 8 अरब वर्ष पुराने हैं और कम गति से सूर्य की तुलना में लंबे जीवन काल के साथ बदलते सितारों की परिक्रमा कर रहे हैं। और इसी के साथ ज्ञान विज्ञान के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। कार्यक्रम के बारे में अपने फीडबैक और सुझाव आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है news@vigyanprasad.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, 5वां तल, पृथ्वी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की ताजा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर एक बार फिर हम हाजिर होंगे। आप बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ।